हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। गाइस, जो सीरीज़ हम लोग ओ लेवल फिज़िक्स की कर रहे थे, ये सीएससी फिज़िक्स और ओ लेवल फिज़िक्स, लास्ट रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों ने फोर्सेस के जो हैं दो एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट में बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस टिल सर्कुलर मोशन तक की वर्किंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लास्ट वाली जो वीडियो है उसमें और उसके पास पेपर्स में हम लोगों ने डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वर्किंग को जो है फिनिश कर लिया था। आज जो अगर हम लोग अपने सिलेबस को थोड़ा सा जो है गो थ्रू करें तो वी वुड रियलाइज द फैक्ट कि आज जो हम लोगों ने वर्किंग करनी है दैट्स मोर ऑफ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आ जाता है एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स में आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको डिस्कस करना है आज हम लोगों ने, और इसको जो है फोर्सेस के जो पूरा चैप्टर है दैट वी हैव टू एंड टुडे। And initially we started off with everything. So more or less, without wasting any time, let's move on to the concept of moments. बेटे moment जो term है ना, ये this basically means turning effect of force. Turning effect of force that we started off with the chapter of forces. हमने forces की चार चीज़ें पढ़ी थी. The fourth one was turning effect of force. और moment जो होती है हमेशा एक fixed point के about होती है. Let's take an example of me right now. बहुत दूर नहीं जाते, अपने हाथ की मिसाल लेते हैं। I've got my hand over here that you can see. अगर मैं इस हैंड को मूव करता हूँ तो दिस इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट, और ये इस मेरे एल्बो के अबाउट जो है ये हाथ जो है मूव कर रहा है। दिस इज मूवमेंट। अगर अब मैं अपने शोल्डर से इसको टर्न करूँ तो ये भी हमारे पास जो है मूवमेंट है। ठीक है, तो इन केस मैं कहीं से भी हमारे पास जो है टर्निंग इफेक्ट की बात करता हूँ तो टर्निंग इफेक्ट हमारे पास जो होता है, मूवमेंट जो हमारे पास होता है वो अबाउट अ पॉइंट होता है एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पिवट। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पिवट डिस्कस करने के बाद, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अबाउट कोई भी चीज़ रोटेट कर रही होती है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि भाई मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क होता क्या है। जो कॉन्सेप्ट है बेटे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का, वो हमारे पास जो है इट इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance from the pivot. It is the product of force, whatever the force, wherever the force is, extend करो और उस फोर्स के वेक्टर से जितना भी डिस्टेंस पिवट तक आ रहा होगा 90 डिग्री का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. What is moment? It is the product of force multiplied force and perpendicular distance from the pivot. The force vector and the distance should always be perpendicular to one another. 90 डिग्री पे होने चाहिए, और इनका ऐसा यूनिट जो है, since force is measured in newtons and distance is measured in meters, तो इसका ऐसा यूनिट जो बनेगा वो हमारे पास न्यूटन मीटर बनेगा. अच्छा, याद रखिएगा मूवमेंट जो है इट कैन बी क्लॉकवाइज एंड इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज. मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. अगर लेट्स सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल ओवर हेयर और मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो डेफिनेटली दिस थिंग विल टर्न ओवर हेयर. ये कहाँ घूमेगी? क्लॉकवाइज घूमेगी. और अगर मैं इस फोर्स के वेक्टर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता तो इट वुड हैव टर्न्ड ओवर हेयर, तो ये कहाँ घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. तो मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. व्हाट इज मूवमेंट? इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance from the pivot. Moving further on, the next concept that we need to discuss is going to be the center of mass or center of gravity. जब वर्ड आता है बेटे सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट, पूरी बॉडी का वेट या मास इज कंसिडर्ड टू एक्ट इट पॉइंट, द बैलेंसिंग पॉइंट, द पॉइंट जिस पे मैं दोनों पॉइंट्स को बैलेंस कर सकता हूं. एक चीज को जिस पॉइंट पे मैं बैलेंस कर सकता हूं वो चीज उसका क्या बन जाती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाती है या सेंटर ऑफ मास बन जाती है. इस कैलकुलेटर की मिसाल लेते हैं. मैंने इसको यहाँ बैलेंस कर दिया तो मैंने उसको कहाँ बैलेंस किया? सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस किया. दैट वन पॉइंट at which I can balance an object. In easy words, but the definition you need to remember that it is a point at which the whole weight या फिर mass of the body is considered to act. अगर center of mass बोलेगा it is a point at which the whole mass of the body is considered to act, और center of gravity बोलेगा तो हमारे पास it is a point at which the whole weight of the body is considered to act. ये center of mass या फिर center of gravity का concept आ जाता है. फिर हमारे पास बात करते हैं भाई जो हमारे रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स है ना, इनका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमेशा सेंटर में होता है.
एक रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज इन द सेंटर। एक डिस्क के भी सेंटर में होगा, क्यूबॉइड के बिल्कुल सेंटर ढूंढो, उसके अंदर जाके सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। प्रिज्म प्लेट है, रिंग है, कहीं पे भी एक सिलेंडर है, एनी ऑब्जेक्ट जो भी हमारे पास जो रेगुलर शेप्स हैं उन सब के सेंटर ऑफ मास आर ऑलवेज ऑन द सेंटर। एक बहुत छोटी सी मिसाल थी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब यार बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, लेट्स से ये एक मेरे पास बीम है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, बीम कहते हैं अंग्रेजी में इसको, और इस बीम को मैं बिल्कुल बीच से सेंटर से बैलेंस कर दूं। अब जब ये इसको मैं यहां बैलेंस कर दूंगा तो ये हमारे पास इसका जो वेट है या जो उसका जो मास है वो दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका जो वेट है बीम का वो बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम लोग मास वेट डेंसिटी पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर लगने वाली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये भी बिल्कुल, जहाँ पे याद रखिएगा मैं लास्ट टाइम एक सवाल कराया था, मैंने उसमें बताया था कि जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहीं से नॉर्मल रिएक्शन लग रही होती। तो जो वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो इसका जो अपना वेट है बीम का, ये कोई टर्निंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर से एक सेकंड के लिए मेरी बात समझना, मैं फिलहाल इसको मिटाता हूं, सुनना मेरी बात को। आई आस्क ऑल ऑफ यू, अगर ये मैं ट्राइंगुलर बीम को उठा के यहां करता तो ये किधर गिर जाता? बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट पे गिर जाता। ऐसा ही होता ना यार, यूं गिर जाता। और अगर लेट्स सपोज मैं इसको सेंटर में नहीं इधर ले जाता तो ये किधर गिर जाता? बिल्कुल सही है यार, लेफ्ट पे गिर जाता, यूं करके बैलेंस करके यूं करके गिर जाता। अब मसला सारा ये है कि ये जो लेफ्ट या राइट पे गिरता, क्या ऊपर कोई फोर्स लगा रहा था? नहीं, कहीं से कोई फोर्स नहीं है। इसका जो अपना वजन है मेरे बच्चों, इसका जो अपना वजन है मेरे बच्चों, वो वजन इधर एक्ट करता है सेंटर पे, जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है। ये जो वजन इसका अपना है ये एक टर्निंग प्रोड्यूस करता है। जो मूवमेंट इसका अपना वेट प्रोड्यूस करता है वो इसके अपने वेट से प्रोड्यूस होने वाली मूवमेंट जो है वो भी हमारे पास मूवमेंट के फॉर्मूले से आएगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर मैं कह सकता हूँ वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अगर कहता है इसका वेट, लेट्स सपोज हमारे पास इसका वेट 200 न्यूटन होता और ये पिवट से लेट्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पे होता, तो जो अगर मैं इसका मूवमेंट निकालता तो मैं बोलता फोर्स दैट इज गोइंग टू बी 200, जो कि इसका वेट है, एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 2, तो ये 2 ही लिखना होता है बेसिकली। तो 400 न्यूटन मीटर मेरे पास इसके अपने वेट से आने वाली मूवमेंट बन जाती है। बट अगर मैं इसको सेंटर से बैलेंस कर दूंगा तो इसका अपना वेट कभी भी कोई फोर्स, कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता। अगर मैं सेंटर पे पिवट कर दूंगा तो इसका अपना वेट कभी कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। मूविंग ऑन फर्दर, वो मैं ऑलरेडी वही बताया कि अगर पिवट लेफ्ट पे होगा तो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, और पिवट अगर राइट पे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। दैट्स प्रीटी मच इट, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अच्छा जी, ये बात मैंने फिर बता दी कि अगर पिवट सेंटर पे नहीं होगा तो उसका जो अपना वेट है वो एक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक की वर्किंग में करवा चुका हूँ। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज़ की। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बॉडीज़ हैं टेढ़ी मेढ़ी जो कि रेगुलर शेप्स नहीं है, उनका सेंटर ऑफ मास कहीं हो सकता है, ठीक है, इधर आगे पीछे कहीं भी हो सकता है उसका सेंटर ऑफ मास, इट कैन वेरी, ठीक है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो मासेस बैलेंस हो जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ मास उसका हो जाएगा, वो हो सकता है आगे पीछे कहीं ना कहीं। लाइक सपोज स्पून में अगर आप लोग चम्मच से, मैंने बहुत खिला है बचपन में, तो चम्मच बैलेंस होता था बिल्कुल उस चम्मच के जहाँ पे वो मुंह होता है देयर एट दैट पॉइंट, तो वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास लाया करता है, क्योंकि वो चम्मच बड़ा होता है तो उसका जो है एक तरफ मास ज़्यादा होता है, तो इवेंचुअली बैलेंसिंग पॉइंट थोड़ा सा इस पॉइंट के कहीं आसपास होता है। फॉर इरेगुलर बॉडी सेंटर ऑफ मास कैन वेरी अकॉर्डिंग जहाँ पे भी मासेस जो है बैलेंस हो रहे हो, ठीक है जी। मूविंग ऑन फर्दर, अब एक चीज़ हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली द प्लम्ब लाइन एक्सपेरिमेंट। when you look at your syllabus, मैं इस वो लेवल से अभी फ़िलहाल मुखातिब हूँ, फिर मैं IGCSE वालों की बात करूँगा। तो there is a concept of lamina experiment that you have to particularly see.
Describe how to determine the position of the center of gravity of a plane lamina using a plumb line. तो हम plumb line की बात कर रहे हैं. This plumb line experiment is very important. ठीक है. It is used to determine the center of gravity for irregular shaped cardboard usually. ठीक है. और हम करते क्या हैं? What we actually do is very simple. For a plumb line experiment, हम सबसे पहले एक जो है irregular shaped कागज़ लेते हैं. ठीक है. कोई भी कागज़ या कोई भी कार्डबोर्ड शीट दैट इज़ इरेगुलर हम वो लेते हैं. ठीक है. मैं आप लोगों के साथ इसका थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता हूँ, करीबी जितना मैं कर सका. एक इरेगुलर शेप लेते हैं. ठीक है. और आप उसके सामने एक जो है स्ट्रेट जो है वो लगा देते हैं. जिसे कहते हैं कि एक रस्सी से एक मास अटैच कर देते हैं. ठीक है. और यू डिग अ होल ऑन वन एंड ऑफ द कार्डबोर्ड यूजुअली. ठीक है. एंड देन यू लेट इट फ्रीली सस्पेंड. एक स्ट्रेट हो जाता है. अभी जहाँ स्ट्रेट हो जाता है यहाँ पे एक सीधी रस्सी लटकी हुई आ रही होती है. यू कैन सी सीधी रस्सी लटकी हुई आ रही होती है. आप क्या करते हैं? सीधी रस्सी पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. स्केल से लाइक दिस. ठीक है. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से. आई होप यू कैन सी द लाइन. ठीक है. नहीं आ रही तो मैं भी दिखाता हूँ. ठीक है. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. फिर आप एक और कॉर्नर लेते हैं. यू प्लग अ होल. ठीक है. उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं और जो भी उसका जहाँ पे भी वो स्ट्रेट ये आ रही होगी उस पर एक वेट आ रहा होगा जो कि स्ट्रेट लाइन पे, और आप वहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. यू रिपीट इट विद थर्ड ऑफ द होल एंड वहाँ पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. और व्हाट यू ऑब्जर्व इज कि ये तीनों लाइंस जो होंगी ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट कर रही होंगी. ठीक है. इट्स वेरी लाइटी बट येट जब आप लोग इसको तीनों लाइंस होती हैं ये 3 लाइंस बनती हैं. यू सस्पेंडेड फ्रॉम अ होल. ठीक है. फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ होल. और आपका जो मास लटक रहा होता है यू ड्रॉ लाइन ओवर देयर. एक और होल पे देन देयर इज अ मास, आप लाइन बनाते हो. देन देयर इज अ थर्ड होल और उस पर भी आप लाइन बनाते हो. एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये तीनों लाइंस फ्रीली सस्पेंड होकर कागज सीधा हो जाएगा ना. वहाँ रस्सी लगी होगी, वहाँ पे तीनों लाइनें बनाओगे. एक पॉइंट आएगा वहाँ तीनों लाइंस मीट कर रही होंगी एंड दैट पॉइंट विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर irregular shaped object. तो in easy words, hang the irregular shaped object from one hole and suspend the pendulum freely in front of it. Draw a straight line and repeat the experiment for all 3 different holes on the 3 corners. ठीक है. The point where all 3 lines meet, that point will be the center of gravity या फिर center of mass for the particular cardboard paper. अच्छा, moving on further. When we look into it, let's move on to the concept of principle of moments, and let's see what principle of moments is and what were the last 2 things, the last couple of things that we need to learn today. Before moving to the principle of moments, एक concept छोटा सा यहाँ पे देखिएगा बच्चों. The concept is कि भाई हम लोगों को याद है कि there were basically there were 2 things that we require in order for an object to be in equilibrium, या 2 conditions of equilibrium आसान लफ्ज़ों में. तो जो 2 conditions of equilibrium थी मेरे बच्चों, वो हमारे पास क्या क्या थी? इसमें नंबर 1 हमारे पास थी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. एक थी हमारे पास ऑल फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड. और उसमें क्या था? रिजल्टेंट फोर्स शुड बी 0. और दूसरी हमारे पास कंडीशन क्या है? ऑल मोमेंट्स, या आसान लफ्जों में ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to the sum of anti-clockwise moments. मतलब आसान लफ्जों में रिजल्टेंट मोमेंट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी. जो सेकंड कंडीशन थी यही एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है. सो व्हाट बेसिकली इज प्रिंसिपल मोमेंट? दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट जिसको इक्विलिब्रियम में होना है उस ऑब्जेक्ट पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगने वाली दोनों मूवमेंट शुड बी इक्वल टू 0. देयर शुड बी नो नेट मूवमेंट. द
the moment should be balancing each other out and the object then will be in equilibrium. What is the principle of moment? For an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise moments must be equal to the sum of anti-clockwise movement. For an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise movement must be equal to the sum of anti-clockwise moments. For an object to be in a state of equilibrium, the sum of clockwise movement must be equal to the sum of anti-clockwise moments. और ऐसी सूरत में ही हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है. लेट्स मूव ऑन. अब मैं कहता हूँ यार मेरे पास एक पिवट है और देयर आर लाइक अ फोर्स F1 एंड देयर इज अ फोर्स F3 एंड देयर इज अ फोर्स F2 एंड लेट्स से इन द क्वेश्चन दे आर गिविंग यू द परफेक्ट के भाई बता रहे हैं इन द क्वेश्चन दैट इट्स एन इक्विलिब्रियम. तो लेट्स मेक एन एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ इट. तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा यार ये क्वेश्चन में अगर मुझे इक्विलिब्रियम स्टेट बताता है तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले तो मेरा मेन काम है डिटरमाइन करना कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज. याद रखना ऐसा कुछ कहानी नहीं है कि राइट वाली सिर्फ क्लॉक होगी और लेफ्ट वाली एंटी क्लॉक होगी, नहीं. आपने उस फोर्स को देखना है कि वो कहाँ अप्लाई हो रही है और फिर सोचना है कि यार ये किधर का मोमेंट प्रोड्यूस करेगी. अगर घड़ी की सुई के हिसाब से मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो क्लॉकवाइज. अब F3 यहाँ लग रही है, ये भी इसको यूं ही घुमा रही है, तो ये घड़ी के सुई के हिसाब से ही घुमा रही है. तो F3 वाली जो फोर्स है स्टिल इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट्स. F1 भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी, F3 भी क्लॉकवाइज ही करेगी. जो एंटी क्लॉकवाइज करेगी दैट इज जस्ट F2. तो मेरी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, माई एक्सप्रेशन विल बी F1 टाइम्स D1 दैट इज क्लॉकवाइज प्लस एक मोमेंट हो गई प्लस F3 टाइम्स D3 फोर्स इनटू डिस्टेंस है ना भाषा, फोर्स इनटू डिस्टेंस ये क्लॉकवाइज पहली प्लस फोर्स इनटू डिस्टेंस दूसरी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज खत्म हो गई. अब मैं इसको इक्वेट करा दूंगा एंटी क्लॉकवाइज से, दैट इज F2 टाइम्स D2 एंड दिस विल बी द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स should be equal to the sum of anti-clockwise moments. Sum of F into D clockwise is equals to sum of F into D anti-clockwise. तो इस तरीके से काफ़ी तरीक़ों से ये जो है सवाल इसकी जो फॉर्मूला लिखा हुआ आ रहा होता है. बट आपने इतना ज़्यादा जो है इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना. आपने जो याद रखना है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के बराबर होती हैं फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let's move on to the concept of stability. Because stability is the tendency of object to return back to its original position after being slightly displaced. Stability क्या है? Tendency of an object है to return back to its original position after being slightly displaced. क्या है stability? इट इज द टेंडेंसी, औकात है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कि अगर मैं उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करूं तो जिस पोजीशन में था उसमें वापस आ जाए. दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी. अगर मैं इस कैलकुलेटर को यूं खड़ा करना चाहूं तो ये बड़े अनस्टेबल स्टेट में, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, हल्का सा भी डिस्प्लेस होगा तो ये किसी और तरफ गिरेगा, ऐसा नहीं रहेगा, तो ये अनस्टेबल है. ये एक स्टेबल स्टेट में माउस है. अगर मैं इसको यू बैलेंस करना चाहूं तो ये नहीं होगा, अनस्टेबल है ना. हाँ हो जाएगा पर जरा सा भी गिराऊंगा तो ये गिर जाएगा. तो ये ज़्यादा स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे यार, ज़्यादा स्टेबल करने के लिए हम एक ही काम करेंगे, वो काम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जितना ज़मीन से करीब तरीन कर सकते हैं हम वहाँ लेके आएंगे. अगर लेट्स सपोज इफ आई एम अ पर्सन, लेट्स नॉट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मी, लेट्स मेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड. if there's a cuboid in front of you and there's a cuboid in front of you, ठीक है जी, और इस क्यूबॉइड में आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास जो है एक ज़मीन पे पड़ा हुआ है, लेट्स से, ठीक है जी. इट्स सिटिंग ऑन अ
सिटिंग ऑन अ पीस ऑफ ग्राउंड, ठीक है जी। राइट नाउ इट विल नॉट फॉल, पर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो कहीं यहाँ पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा धक्का देता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, तो ये थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट तो बर्दाश्त करेगा बट इवेंचुअली टॉपल हो जाएगा। बट अगर मैं इस क्यूबॉइड को गिराते 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 यूं रख दूं, ऐसी स्टेट में जो ये क्यूबॉइड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थ से और ज्यादा करीब हो गया। पहले अगर लेट्स सपोज कोई भी मिसाल लेते हैं, लेट्स सपोज स्पून की मिसाल लेते हैं, क्यूबॉइड है ना, अगर मैं इसको यूं रखता हूं, स्ट्रेट रखता हूं, तो यार इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे हाथ से बहुत कम डिस्टेंस पे। अगर मैं इसको यूं खड़ा कर दूंगा या यूं खड़ा कर दूंगा तो ऐसी पर्टिकुलर स्टेट में जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इतनी हाइट पे आ जाएगा मेरे हाथ से। तो मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जमीन से करीब तरीन करना है इन ऑर्डर टू मेक एन ऑब्जेक्ट मोर स्टेबल। तो गाइज यू नीड टू मेक श्योर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इस बात को समझना है फॉर एक्चुअली मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी, यू नीड टू get the object close to the get the center of gravity close to the ground। इसीलिए जो Formula 1 की रेसिंग कार्स होती हैं दे आर लाइक वेरी लो, हमेशा नीचे बनाई जाती हैं ताकि वो ज़मीन से बहुत करीब करीब होकर चलें, ताकि वो तेज़ी से तेज़ स्पीड्स में वो गिरने आ जाए। अभी वही मीरा होती है, इस स्पीड से घुमा रहा होता टक 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 गिर जाती। तो हमने कभी भी इसीलिए हमेशा जो है जो कार्स होती हैं, जो फास्ट रनिंग कार्स हैं, फरारी को भी ले लो या लैम्बोर्गिनी को ले लो, वो बहुत नीचे होती हैं क्योंकि उनका मकसद तेज चल के टर्न करना होता है। दे नीड टू बी मोर स्टेबल एंड इन ऑर्डर अदर देन नॉर्मल कार्स जो कि नॉर्मल हम लोग देख रहे होते हैं अपने सिटी में। मूविंग ऑन फर्दर, ये स्टेबिलिटी तक के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। वी विल डू द पासवर्ड्स इन नेक्स्ट वीडियो। थोड़े से चंद चीज़ें और हैं इस चैप्टर में जो कि हम पासवर्ड्स के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स तो ये कह रहा था कि लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चन, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन विल मूव ऑन। अगली पूरी वीडियो में हम लोग जो है बहुत डिटेल में पासवर्ड्स ही करेंगे, बट क्योंकि एक पैटर्न है कि हम 2-4 सवाल पहली वीडियो में भी डिस्कस करते हैं, देन ताकि जो है चीज़ें आसान रहें, ईजी रहें। अच्छा जी, कुछ सवाल देखते हैं कि यार हमें अच्छे मिल जाएं। एक दो क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लग रहा था कि अच्छे हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। फिगर 2.1 shows a mobile bird sculpture that has been created by an artist, ठीक है। Amidst the center of mass of the bird sculpture, including its tail, no, but not including the counterweight that will be added later. The mass of the bird and the tail is 1.5 kilograms. The bird sculpture is placed on a pivot, ठीक है। The artist adds a counterweight at the end E of the tail so that the bird remains stationary. Equilibrium में आ गया, ठीक है। Stationary का मतलब है equilibrium में आ गया है। अच्छा, in the position shown, calculate the mass of the counterweight। अच्छा, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का, F इंटू डी इक्वल्स टू एफ इंटू डी करते हैं, या F1D1 इज इक्वल्स टू F2D2 करते हैं, क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। इस फॉर्मूले की एक खास बात देखिए, याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हम अगर हमारे पास दोनों तरफ मासेस हों तो हम इसको मास टाइम्स डिस्टेंस और मास टाइम्स डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि अगर मैं मास को वेट बनाऊंगा फोर्स के लिए तो दोनों तरफ जो है वेट्स आएंगे तो ग्रेविटी दूसरे को वैसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इसको मैं ज़रा फिर से देखता हूँ, ऐसा ना हो फिर बंदा सर मास भी काट देते ना बच्चे। M1G और M2G अगर मैं दो वेट्स लेता हूँ तो ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है ना, मासेस आर डिफरेंट तो वो कैंसिल नहीं हो सकते डेफिनेटली, बट ग्रेविटी कैंसिल हो सकती है। तो इसको जनरली सॉल्व करने के लिए द वे इज कि अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की तो 1.5 क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमें मास नहीं पता जो कि स्कल्पचर का है, द कैलकुलेट द काउंटर वेट, अच्छा नहीं काउंटर वेट हमें नहीं पता, क्लॉकवाइज जो ई पे लगाया दैट इज अननोन, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 30 सेंटीमीटर्स। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि दोनों तरफ डिस्टेंसेस है ना। अच्छा,
एंटी क्लॉकवाइज पे हमारे पास जो है मास है दैट इज़ 1.5 और इसका डिस्टेंस जो है पिवट से दैट्स 12 सेंटीमीटर्स. You just need to multiply that 1.5 times 12 and then you have to divide by 30 in order to get the mass. That's around 0.6 kilograms of counterweight will be needed for it to be balanced. तो ये हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी. मैंने क्या किया, मैंने कहा F1D1 is equals to F2D2 क्योंकि फोर्स हमारे पास वेट था तो मास ऑफ स्कल्पचर नहीं पता था. ग्रेविटी टाइम्स डिस्टेंस वाज 12 इज इक्वल्स टू फोर्स में अभी भी मास हमें पता था दैट्स 1.5 टाइम्स ग्रेविटी इनटू डिस्टेंस वाज 12 उसके साथ 30 था इधर. ठीक है, मैंने ग्रेविटी से ग्रेविटी को कैंसिल किया था एंड देन मैंने उसमें m1 की वैल्यू निकाल ली थी. 1.5 टाइम्स 30 ओवर 12 करके डिस्टेंसेस को मेजर करने की जरूरत नहीं थी. मैंने एक आसान तरीका बताया कि यू कैन एक्चुअली इग्नोर द ग्रेविटी, काट भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि दोनों तरफ जो है इक्वल है. अच्छा, the center of mass of the sculpture with the counterweight is at the pivot. The center of mass of the sculpture with counterweight is at the pivot. Calculate the upward force acting at the pivot. अच्छा, बड़ा प्यारा इसने एक अच्छा सा सवाल पूछा. इस सवाल की नौयत क्या है, इसने एक अजीब सी बात की. लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. इससे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्कल्पचर विद द काउंटरवेट इज एट द पिवट. अब जो काउंटरवेट है ना दैट्स अराउंड, उसका जो मास है 0.6 है और इसका जो मास है दैट्स 1.5. बोल रहा है कि रेस्ट में भी है, स्टेशनरी भी है, जितना इसका वेट है वही सेंटर ऑफ मास उस पर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है. तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या ज़रूरी है कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर हो. ये इक्विलिब्रियम के लिए मस्ट है कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो. तो इनको बैलेंस करने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास पहले डाउनवर्ड फोर्स मिल जाए. ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स होगी हमारे पास क्योंकि ये दो मासेस हैं, दोनों को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी, मैं दोनों मासेस को ऐड कर देता हूँ, दैट्स 2.1 टाइम्स ग्रेविटी इज़ 9.8. ठीक है, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी. जो ये हमारे पास फोर्स आएगी दैट्स 20.58 20.6 न्यूटन्स. दिस इज़ द फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. और क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो जितनी फोर्स 20.6 न्यूटन की जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है सेम फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स. तो जो हमारी अपवर्ड फोर्स होगी दैट्स ऑल्सो 20.6 न्यूटन्स.